कि देह पर तो लग गए टांके मगर, देह पर तो लग गए टांके मगर, रह गए सब घाव मन के अंदर, रह गए सब घाव मन के अंश ये, थे यहाँ मश कलश, थे यहाँ मधु कलश और फ्रेटर्निटी। इन तीन स्लोगन्स के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन तीनों से ही न्याय की प्राप्ति हो सकती है। समदर्शी समाज को, महिलाओं को बाबा साहब का ऋण ही होना चाहिए कि उन्होंने यह व्यवस्था कर दी हमेशा के लिए कि यदि वह स्वावलंबी बनना चाहती हैं, कहीं नियोजन में हैं, तो उन्हें प्रसूति और मातृत्व में किसी भी तरह की ऐसी असुविधा नहीं है जिससे आर्थिक या उनके वेतन के कटौती या उनके सर्विसेज के डिसकंटिन्यू होने की स्थिति हो। वही स्थिति अभी कई बच्चों ने हिंदू कोड बिल के बारे में बात किया। हिंदू कोड बिल टेबल्ड हुआ, पार्लियामेंट में टेबल्ड हुआ। बच्चों को जानना चाहिए कि वो सिर्फ ड्राफ्ट नहीं बना, वो टेबल्ड हुआ, मतलब पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसको अपोजिशन के विरोध के कारण नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनको ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 4 कानून बनाए गए इस देश में कि देह पर तो लग गए टांके मगर, देह पर तो लग गए टांके मगर, रह गए सब घाव मन के अंदर, रह गए सब घाव मन के अंश ये, थे यहाँ मश कलश, थे यहाँ मधु कलश सारे विष भरे, असलियत मालूम हुई जब पी लिए। थे यहाँ मधु कलश सारे विष भरे, असलियत मालूम हुई जब पी लिए। बच्चों ने अभी डिबेट के दौरान बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर काफी आयामों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि जो स्थानीय अंचल है हमारा सलीमपुर और आसपास का, वहाँ शिक्षा का जो गुणात्मक स्तर और जो सारी चीजें हैं उसके हिसाब से बच्चों के प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये एक प्रयास जो विद्यानंद जी ने किया है और जो उनके महिला मोर्चा टीम ने किया है, पहले मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने ऐसा सोचा कि महिला सशक्तिकरण जैसे टॉपिक को चूज करके एक संदेश दिया जाए कि कैसे 21वीं शताब्दी में भी अभी इसकी इतनी आवश्यकता है जिसकी अभी आपूर्ति नहीं हो सकी है। एम्पावरमेंट जो है, सशक्तिकरण को देखा जाए तो सशक्तिकरण बहुत ही मल्टी डायमेंशनल फेसेट्स को लिए हुए है। वो किसी एक विधा या एक फील्ड में उसको हम नहीं सीमित कर सकते। और सशक्तिकरण के बारे में बच्चों ने जो प्रकाश डाला वो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक परिदृश्य में भी उन्हें जाना चाहिए, जो एनसीईआरटी के किताबों में 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास के बच्चों को भी वो पढ़ाया जाता है। इतिहास का यदि हम पुनर्विवेचन करें या उसकी गहराई में जाएं तो देखेंगे कि पतंजलि ने महाभाष्य, पतंजलि की किताब है महाभाष्य, उन्होंने, और आपके ये रेफरेंस में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके फ्यूचर में भी ये काम आ सकता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य, ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें उस समय की महिलाओं की स्थिति, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति का विशद वर्णन है। और उसमें मैत्रेयी, गार्गी, लोपमुद्रा या केवल जैसी ऐसी मनीषी उस समय रही जिन्होंने समस्त विधाओं को कवर किया और एक मल्टीफेसेटेड रूप में इतिहास में उनका नाम आज भी अमर है। अब ऐतिहासिक सोपानों को पार करते हुए जो 21वीं शताब्दी में हम आए हैं, उसके बीच में बहुत सारे उत्थान और पतन हुए। और जो डॉक्टर अम्बेडकर का कार्यकाल है 20वीं शताब्दी में निश्चित रूप से उसमें ऐसी स्थितियां परिदृश्य और परिलक्षित हुई कि उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करने की जरूरत पड़ी और उन्हें इस बात की इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने यही कह दिया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए ये मैं आवश्यक समझता हूं कि महिलाओं की डिग्री ऑफ प्रोग्रेस से, तो उनका जो है उसी से ही मापा जाना चाहिए कि हम कितने प्रगतिशील हैं और कहां तक प्रगति को हमने प्राप्त किया है। इसमें वो बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं जिसमें हम इसका मूल्यांकन करें कि वो शिक्षा का क्षेत्र,
व्यवसाय का क्षेत्र, गवर्नेंस का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुष सहभागिता, पुरुष डोमिनेंस लगातार ही है। और ये मान के चलते हैं कि ये खेल, ये स्पर्धा पुरुषों के लिए है, वहां महिलाओं की भागीदारी नगण्य है, नहीं के बराबर है। आज मैंने अभी आर्ट एंड कल्चर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर से बात किया कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ देवरिया में है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रूपांकित किया जा सके। तो पता चला कि व्यवस्था सब है, लेकिन कोई भी संस्था इसमें आगे नहीं आती है। महिलाओं के संस्कृति के प्रति शिक्षा के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए पूरा एक विभाग ही प्रदेश सरकार का है, लेकिन उसको लाभ लेने के लिए कोई भी यदि आगे आएगा तभी वो लाभ वहां तक पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि सभी संस्थाओं को अपने यहाँ शिक्षा के साथ साथ उन समस्त विधाओं की तरफ, विशेष करके जो तकनीकी क्षेत्र हैं, विशेष करके वो क्षेत्र जहां पर व्यवहारिक जिसके ज्ञान का महत्व है, प्रोफेशनलिज्म है, उसमें महिलाओं को जरूर आगे लाएं। उसके लिए गार्जियन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है तो अभिभावकों की है। अभिभावक जब तक अपने बच्चे को शुरू से ही मोटिवेट नहीं करेंगे शिक्षा के प्रति, तो जो बच्चे ने अभी कोट किया कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा व शेरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। हो सकता है कि बच्चे ने कोटेशन पढ़ लिया हो, उसका आशय नहीं समझ पाया हो, या समझ पाया हो तो उसको जीवन में उतारने के लिए उसके माँ बाप की आवश्यकता है कि वो शुरू से उसका परिष्करण इस रूप में करें कि जो भी शिक्षा हमारी है वो गुणात्मक होनी चाहिए। मैं व्यवहारिक और विशेष करके वो जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वाद विवाद प्रतियोगिता का, मैं चाहता हूं कि उसी एस्पेक्ट पर मैं कवर करूं और उसको इस रूप में लेकर हम 21वीं शताब्दी के इस दौर में, जो शुरुआती दौर है, आने वाली पीढ़ियां हमारी उससे लाभान्वित होकर और निश्चित रूप से अपने बच्चों के अंदर वो सारे नैसर्गिक गुणों का विकास करें कि वो बच्चे समाज के लिए एक एसेट साबित हों, राष्ट्र के लिए एसेट साबित हों। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया और विमेन डोमिनेंस पर 3-4 पुस्तकें लिखी और उसमें विस्तार से वर्णन किया और आवश्यकता महसूस किया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो माँ बाप से लेकर बाहर तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद और बच्चे मेल बेबी के प्रति ज्यादा उदारता और ज्यादा प्यार, फीमेल बेबी के प्रति उदारता का न होना, उसके प्रति डेडिकेशन का न होना, वहां से लेकर वो तो समस्त छोटे छोटे बिंदुओं को बाबा साहब ने कवर किया कि कैसे पर्सनालिटी एज ए कंपोजिट हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे इसमें शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा से लेकर बच्चे के विकास से लेकर आगे बढ़ाने तक उनको हम एक राष्ट्र के लिए एसेट बनाने में उनकी भूमिका निरापद हो सकती है। समान शिक्षा, समान अवसर, इसके लिए उन्होंने अपने संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में कानून बनाए गए इस देश में 1955 में, इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, और इन कानूनों के माध्यम से बाबा साहब ने व्यवस्था दी कि महिलाओं पर संपत्ति का भी बराबर का ही अधिकार होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय उन्होंने महसूस किया इस डिस्क्रिमिनेशन को इस टूल के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने के जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए वो आम लोगों की आवश्यकता को दृष्टिगत रख के और जिस विभेद से समाज गुजर रहा था उसको उन्होंने संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इसको पूरी तरह से उसमें इनकॉर्पोरेट किया और आज भी उसकी प्रासंगिकता है, उसकी आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता हर घर, हर परिवार, समाज और राष्ट्र के अंतिम सोपान तक आवश्यकता है कि जब तक समानता के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाए विकास ही नहीं हो सकता। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन 3 स्लोगन्स के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन तीनों से ही न्याय की प्राप्ति हो सकती है, समदर्शी समाज हो सकता है, समावेशी समाज हो सकता है। इंक्लूसिव सोसाइटी की कल्पना में उनका महिलाओं के लिए विशेष स्थान देने की ही आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने जब 1942 में लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं के मैटरनिटी लीव की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो प्रसव के दौरान किसी तरह से उस सुविधाओं का लाभ ले सकें जिसमें नियोजन करने वाला, चाहे प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप है, गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योरशिप है, वो उनको कुछ लाभ दे सके जिससे वो सुविधा महसूस कर सके और लगे कि वो एक बर्डन फैमिली पर नहीं है।
उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए, महिलाओं के लिए काम के घंटों की ऐसी व्यवस्था की, तो उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कोई परिभाषित और वेल एस्टेब्लिश्ड कोई नॉर्म नहीं था। समाज को, राष्ट्र को और विशेष करके महिला वर्ग को, महिलाओं को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने यह व्यवस्था कर दी हमेशा के लिए कि यदि वह स्वावलंबी बनना चाहती हैं, कहीं नियोजन में हैं, तो उन्हें प्रसूति और मातृत्व में किसी भी तरह की ऐसी असुविधा नहीं है जिससे आर्थिक या उनके वेतन के कटौती या उनके सर्विसेज के डिसकंटिन्यू होने की स्थिति हो। वही स्थिति अभी कई बच्चों ने हिंदू कोड बिल के बारे में बात किया। हिंदू कोड बिल टेबल्ड हुआ, पार्लियामेंट में टेबल्ड हुआ। बच्चों को जानना चाहिए कि वो सिर्फ ड्राफ्ट नहीं बना, वो टेबल्ड हुआ, मतलब पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसको अपोजिशन के विरोध के कारण नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनको ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 4 कानून बनाए गए इस देश में 1955 में, इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, और इन कानूनों के माध्यम से बाबा साहब ने यह व्यवस्था दी कि महिलाओं पे संपत्ति का भी बराबर का ही अधिकार होना चाहिए। उत्तराधिकार में कहीं उनको जो बेदखल न कर दे, उनको डिनाई न कर दे, इतना बड़ा अधिकार उन्होंने दिया। अधिकार को हमें समझने और अधिकार को लेने। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ इसी देवरिया में राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो मुआवजा, हम लोग भी उससे प्रभावित थे, गांव में मुआवजे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैंने देखा कि आज की स्थिति में भी भाइयों को तो मुआवजा दिया, बहनों को नहीं दिया। अब इसके बारे में मैंने अधिकारियों से बात किया कि भाई ये तो सभी लोग, सभी महिलाएं इससे वंचित हो रही होंगी, ये क्यों ऐसी व्यवस्था है? उन्होंने बताया, ऐसी देवरिया के अधिकारी जो सक्षम अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि देखिए खतौनी में जिसका नाम है उसी को मिलेगा। अब देखिए कितना बड़ा हक तलफी है कि वो बहनें जो पात्र हैं भाई के साथ पाने के लिए, वो बच्चे, वो लड़के और लड़कियां दोनों पात्र हैं पिता की संपत्ति में अधिकारी होने के लिए, जिसकी पुरजोर वकालत बाबा साहब ने की, वो अधिकार आज भी हम इस विकसित अवस्था में भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं।